तो यहां पर हमने देख लिया कि अगर आई धारा इसमें प्रवाहित हो, कौन सी धारा? आई धारा। और इस आई धारा में आई जी अगर जी ले ले, तो आई जी जी ले गया तो आई में से क्या बचेंगे? आई जी घट जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा? आई माइनस आई जी। क्लियर है? अब हम यहां पर, चूंकि ये दोनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। इसी का हम फायदा उठाएंगे। तो अब हम ओम का नियम लगाते हैं। ओम का नियम क्या होता है? भी बराबर आई आर। बोलो, होता है कि नहीं होता है? भी बराबर क्या होता है? आई आर। भी बराबर क्या होता है? भी बराबर आई आर। तो अगर हम इससे आई जी द्वारा प्रवाहित हो और इसका प्रतिरोध जी हो, तो आई की जगह क्या लिख देंगे हम? आई जी। और आर की जगह क्या लिख देंगे हम? जी, क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या है? जी। तो इसमें जो विभवांतर V1 प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा? आई जी इंटू जी। ठीक है? तो लिखेंगे गैल्वेनोमीटर में, मीटर में प्राप्त होने वाला कुल विभव V1 बराबर, वही है ओम के सूत्र क्या है? V बराबर आई आर। तो इसका धारा क्या हो गया? आई क्या है? धारा है। और गैल्वेनिक धारा क्या होगी? आई जी। और इसका प्रतिरोध क्या है? आर क्या है? प्रतिरोध। इसका प्रतिरोध हमने क्या माना है? जी। याद हो लो, किया है ना? इसको हमने माना था। अब क्या हो जाएगा? संट में क्या लिखेंगे? संट में प्राप्त होने वाला कुल विभव V2 बराबर, अब संट में जो धारा जाती वही ओम के नियम से क्या हो जाएगा? V बराबर आई आर। तो इसमें आई क्या हो रहा है? आई माइनस आई जी। तो आई माइनस क्या हो जाएगा? आई जी। और इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा बेटा? एस। ठीक है? और समांतर क्रम में क्या होता है? विभव आपस में बराबर होते हैं। समांतर क्रम में विभव आपस में बराबर होते हैं, जो मैं आपको समझाए थे यहां पर फिगर बना के। देखो यहां पर हमने बताया था कि अगर इसका विभव हम V1 मान ले, इसका V1 मान ले, इसका V2 मान ले, इसका V3, ये सभी क्या है? बराबर होते हैं। यानी V1 बराबर V2 बराबर क्या हो? V3, यानी बराबर क्या हो जाएगा? V। यानी तीनों का विभवांतर क्या हो जाएगा? आपस में बराबर होगा। तो इसका जो विभव प्राप्त हो रहा है आई जी और जी के द्वारा, वो V1 मान लिया। आई जी, आई माइनस आई जी को एस से गुना किया, ये V2 का हो गया। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। तो दोनों को हमने यहां क्या कर दिया? बराबर कर दिया। तो क्या हो जाएगा? या अर्थात V1 बराबर क्या हो जाएगा? V2। V1 का मान क्या है? आई जी इंटू जी। अब बराबर क्या हो जाएगा? आई माइनस आई जी इंटू क्या हो जाएगा? एस। हमें किसका मान निकालना है? संट का। तो क्या हो जाएगा? आई जी इंटू जी बटा आई माइनस आई जी बराबर क्या हो जाएगा? एस। इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, या एस बराबर आई जी इंटू जी बटा आई माइनस आई जी। तो ये हमारा एक व्यंजक प्राप्त हो गया फटाफट। कोई डाउट नहीं व्यंजक में बेटा? बहुत मक्खन है। ठीक है, और समझा देंगे एक बार। चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए पहले।
नीचे करेंगे। इसको यहां से हटाते हैं। हो गया। अब हमें निकालना बेटा, तो हमने यहाँ पर क्या क्या निकाले एक बार हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। हम लोग ने यहाँ पर परिभाषा कर लिया, हमने बनावट देख ली। अब हमें क्या निकालना है? प्रभावी प्रतिरोध। क्या निकालना बेटा? प्रभावी प्रतिरोध। तो हम इसको थोड़ा नीचे कर ले दोनों को ही, और सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ प्रभावी प्रतिरोध। यहाँ लिख लें प्रभावी प्रतिरोध। तो प्रभावी प्रतिरोध क्या निकलेगा मेरा, ये देख लेते हैं। अच्छा, समांतर क्रम में जब कोई दो प्रतिरोध को लगाते हैं तो उसमें प्रभावी प्रतिरोध क्या होता है? 1/R बराबर 1/R1 जो 1/R3। ठीक है ना, यही नहीं करेंगे। प्रभावी प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R इफेक्टिव क्या हो जाएगा? R मतलब हो गया रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध, इफेक्टिव मतलब प्रभावी। तो ये क्या होगा? प्रभावी प्रतिरोध R इफेक्टिव। तो क्या निकलेगा? 1/R1 जो 1/R2। तो 1/R1, R1 क्या है आपका? वो G है। R1 क्या है? G है। प्रतिरोध क्या माने हम? G। और R2 को क्या माने? S। प्रतिरोध क्या था वहां पर? S था। आपको यहां दिखा देते हैं। हमने माना कि में क्या माना है? यहां देख लो, माना कि थोड़ा नीचे आ जा। यहां पर माना कि गलमेटे का प्रतिरोध क्या है? G है। और इसका क्या है? शंट का प्रतिरोध क्या है? S है। तो जब इसे हम प्रभावी प्रतिरोध निकाल रहे हैं तब इस परिस्थिति में क्या हो जाएगा? R इफेक्टिव बराबर हो जाएगा, इसको हम बढ़िया से हटा देते हैं। R इफेक्टिव हो जाएगा 1/G जोड़ 1/S, मतलब 1/R बराबर 1/R1 जोड़ 1/R2। इस आधार पे याद नहीं आ रहा है? जब आपने लिखा होगा समांतर क्रम के लिए 1/R बराबर मैट्रिक में तो किया होगा बेटा 1/R1 1/R2 जोड़ 1/R3। बोलो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी में तो ये बैठा हुआ। इसी R1 को हमने क्या मान लिया है? G। इसी R2 क्या माना हमने? S। तो इफेक्टिव क्या हो गया? सबका योग। तो ये 3 नहीं, यहां 2 ही है तो 2 लिखेंगे। अब R इफेक्टिव का मान क्या हो जाएगा? लघुत्तम क्या लेंगे हम इसका? GS। तो ये डिवाइड करो, क्या बचता है? ऊपर S और क्या आ जाएगा यहां पर? G। ठीक है। अब देखो यहां पर हम क्या करने वाले, थोड़ा सा R इफेक्टिव का मान लिखेंगे। अब बताइए सबसे ज्यादा प्रतिरोध किस में उत्पन्न हो रहा है? G में कि S में? G में। ये धारा को कम प्रभावित करेगा। अगर दोनों को गुना कर दे तो प्रभावित होगा, लेकिन जोड़ेंगे तो ज्यादा प्रभावित नहीं हो पाएगा। यहां देख लो, अगर G का मान मान लो बहुत ज्यादा धारा प्रभावित करता है, ये धारा जाने नहीं देता है। और इसकी S में जो मान लो कि 100 एम्पियर धारा प्रभावित करा, कितना? 100 एम्पियर। और G का मान क्या है? 0.01 एम्पियर। ऐसा मान के चलो, कितना है? इसका मान है S का 100 एम्पियर और G का मान क्या बेटा? 0.01 एम्पियर। अगर दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? 100.01 एम्पियर, यही ना होगा? अच्छा, अब ये देखना, ये तो हमने जो किया कितना हुआ। अगर दोनों को गुना कर दे तो ये दोनों यहां गुना रूप में है ना, अगर गुना कर दे तो क्या हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा? ये तो बहुत खराब हो जाएगा मान। ये पॉइंट उड़ाओ, नीचे कितना आ गया? 100। ये कितना मान हो गया? मात्र 1 एम्पियर। जोड़ने पर मान प्रभावी नहीं हुआ, वो 100 है तो 100.01 हुआ। लेकिन अगर गुना कर दे तो मान प्रभावी हो जाता है। तो गुना वाले को हमको कुछ नहीं करना है, गुना वाले को कुछ नहीं करना है, लेकिन ये जोड़ वाले को हमको कुछ करना है। क्योंकि जोड़ में क्या है? G का प्रतिरोध क्या है? ज्यादा है ना, और S का प्रतिरोध क्या है? कम है। तो
तो यहां देखो हमने धारा का प्रवाह दिखा दिया, यहां किसको देखना है? प्रतिरोध को। तो प्रतिरोध करेंगे जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, जो G का था वो क्या हो जाएगा? S का। जो G का मान था वो क्या हो जाएगा? अभी हमने S का मान ये लिखा है क्योंकि हमने धारा का प्रवाह कर दिया। अब धारा के विरोध की बात करते हैं, तो धारा का विरोध कौन ज्यादा कर रहा है? कौन कर रहा है धारा का विरोध? G। थोड़ा सा यहां पर और समझाने का प्रयास करते हैं। हमने धारा के प्रभाव के आधार पर बता दिया, अब धारा के विरोध पे। तो विरोध कौन ज्यादा कर रहा है बेटा? G। कौन कम कर रहा है? S। तो मान लो कि S का जो विरोध है मात्र 1% है। कितना परसेंट है? 1। और G का प्रतिरोध क्या है? मान लो 100%। कितना परसेंट है? 100%। मान लो 100 मान के चलो। कितना मान के चलो? 100। चलो 100 मान लेते हैं। तो G का प्रतिरोध हो गया 100 और S का प्रतिरोध हो गया मात्र 1। अब दोनों को जोड़ दो, 101 हुआ। और अब यदि यहां पर हम पॉइंट बढ़ा दें इसको, कि मान लो ये पॉइंट में कर दो, थोड़ा ज्यादा आसान रहेगा आपको समझने में, तो पॉइंट में कर दो, तो जोड़ दो, कितना हो जाएगा? पॉइंट में करो बेटा, कितना हो जाएगा? 100.01, यही ना हो जाएगा? चलो अब दोनों को गुना कर दो, फिर क्या हो जाएगा? फिर 1 आ जाएगा। तो प्रतिरोध में ज्यादा किसका है? G का है। और S का प्रतिरोध क्या है? कम है। तो किसका मान प्रभावशाली होगा? G का कि S का? G का। तो ऊपर जो लिखेंगे S प्लस G, तो यहां सिर्फ हम लिख देंगे G। क्या लिख देंगे? G, क्योंकि G का प्रतिरोध क्या है? ज्यादा है। लेकिन यहां पर नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि यहां पे चेंज करेंगे तो मान गड़बड़ होगा, क्योंकि दोनों गुनाओं के मान क्या होता है? कम कर देता है। मान क्या? कम करता है। यहां प्रभावशाली है इसलिए यहां पर चेंज नहीं करना है। कहां चेंज करना है? S प्लस G में। ठीक है, तो अभी हमने इतना कुछ समझाया ये काम करने के लिए कि ये देखो क्या पता है अभी। अब यहां पर हम इसको क्या करते हैं, एक चीज लिखते हैं, इसको हम हटा ही देते हैं यहां से। अब यहां लिखेंगे यदि G का प्रतिरोध S से बहुत ज्यादा हो, ये जो घुमा हुआ ना इधर, वो ये ग्रेटर देन है, और G का मान यहां मैक्सिमम बता रहा है। तो अगर G का प्रतिरोध S से बहुत ज्यादा हो तब क्या हो जाएगा? R इफेक्टिव बराबर हो जाएगा। देखो S और G जोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो G का ही मान रह जाता है। हमने बताया था G का मान क्या है? 100 है, और S का मान क्या है? प्रतिरोध में 0.01 है। दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? 100.01। ठीक है ना। और 100 में क्या फर्क है? कोई फर्क है? तो हम इसे G ही मान लें, तो ये क्या हो जाएगा? G ही सिर्फ इसको मान लेते हैं, लेकिन जीरो नीचे फर्क पड़ जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ GS ही रह जाएगा। क्या रहेगा? ये GS ही रह जाएगा। अब यहाँ इसको कटा दो, अब ये कटेगा क्या? यहाँ पर G कट जाएगा ना बेटा, कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, अब इसको आप यहाँ ऐसे लिख दिए 1/R इफेक्टिव बराबर क्या हो जाएगा? 1/S। तो यहाँ कह सकते हैं R इफेक्टिव बराबर क्या हो जाएगा? S/1। तो दोनों तरफ 1 खत्म, तो क्या हो जाएगा? सीधे हो जाएगा R इफेक्टिव बराबर S हो जाएगा। तो सीधे हम इसको मान लें R इफेक्टिव, ये इसका क्या है? प्रभावी प्रतिरोध है। ये भी एक इसका मान प्राप्त हो गया, प्रभावी प्रतिरोध। R इफेक्टिव का मान क्या हो गया बेटा? S। अब वो स्थिति भी हमको यहां लिखा देंगे आपको, और ये व्यंजक यहां समाप्त हो जाता है। एवरीथिंग इज कंप्लीट फॉर दिस पॉइंट। थोड़ा नीचे कर दें, उतारना है ना, आप इसे उतार लो, लिख। यहां से वो संट का निकला प्रतिरोध, यहां पर प्रभावी प्रतिरोध निकालना है कि दोनों जो हम जोड़ दिए हैं तो उसका कुल प्रभावी प्रतिरोध क्या निकला। हो गया क्या बेटा? अगर हो जाएंगे तो बोलेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। नहीं हुआ है?
हो गया? ओके। अब हम लोग स्थितियां प्राप्त करेंगे। ये एग्जाम में पूछता है बेटा, सारे चीज हैं जो एक एक चीज काफी भी आए हैं, इसलिए सारे पॉइंट्स को ध्यान से आप समझेंगे। तो स्थितियां क्या है कि अगर यदि हम प्रत्यावर्ती धारा में, किस धारा में, यानी अल्टरनेटिंग करंट में, यानी कि एसी में, यानी कि वो जो सरकारी लाइट आती है ना उसमें, डायरेक्ट समझो अपनी देहाती लैंग्वेज में कि अगर सरकारी लाइट आ रही है उसमें अगर गैल्वेनोमीटर को आप लगा दोगे तो क्या स्थितियां उत्पन्न होगी, वही हमें जानना है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे स्थितियां में नंबर 1, यदि गैल्वेनोमीटर को उच्च विद्युत धारा परिपथ में सीधा लगा दिया जाए तो परिपथ का धारा गैल्वेनो मीटर के उच्च प्रतिरोध के कारण परिवर्तित हो सकता है। तो पहला कंडीशन क्या आएगा, यदि गैल्वेनोमीटर को उच्च विद्युत धारा परिपथ में सीधा लगा दिया जाए तो परिपथ का धारा गैल्वेनोमीटर के उच्च प्रतिरोध के कारण परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, धारा छूट गया तो आप लिख लेना। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, उच्च धारा गैल्वेनोमीटर को जला सकता है। तो ये दो कंडीशन लागू होंगे स्थितियां में। ठीक है, तो दो बातों को फिर से हम समझा देते हैं। अगर गैल्वेनोमीटर को हाई वोल्टेज करंट में लगा दिया जाए, किस में, हाई वोल्टेज करंट में, यानी उच्च धारा परिपथ में लगा दिया, सीधे डायरेक्ट लगा जाए कि इसका धारा माप लेंगे कितना धारा जाता है, हाँ डायरेक्ट लगा देंगे। तो परिपथ का जो धारा होता है, जो सर्किट में धारा बह रही है, तो गैल्वेनोमीटर के उच्च प्रतिरोध के कारण, यानी गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, उच्च प्रतिरोध होता है, धारा का विरोध करता है वो, तो उच्च प्रतिरोध के कारण वह धारा क्या हो सकती है, परिवर्तित हो सकती है ना। तो परिपथ का धारा गैल्वेनोमीटर के उच्च प्रतिरोध के कारण क्या हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है। तो मान लो कि अगर 220 वोल्ट था तो 240 वोल्ट कर सकता है, ये 250 वोल्ट कर सकता है ये,
कि मान लो हम एक आपको एग्जाम्पल देते, किसी आदमी को भोजन करने के लिए बैठा दो और बोल दो भैया थोड़ी देर बाद आप खाइएगा, उसे उठा दो, फिर जब बैठ जाए तो फिर बोलना भैया थोड़ी देर और रुक जाइए। ऐसे बार बार उसको बैठाएंगे उठाएंगे बैठाएंगे उठाएंगे तो वो क्या होगा, उसके अंदर गुस्सा आ जाएगी, बोलेगा हम बैठेंगे नहीं, हम खाएंगे नहीं अब। तो बस यही प्रक्रिया हो जाएगी। ये धारा जाना चाहता है, ये धारा क्या है, जाना चाहता है, लेकिन ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है, उसे रोक रहा है, उसे उच्च प्रतिरोध डाल रहा है। तो धारा के मान क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, वहां चेंज हो सकता है। और अगर चेंज होगा तो क्या होगा, अगला कंडीशन यही है, उच्च धारा गैल्वेनोमीटर को क्या कर सकता है, जला सकता है, खत्म कर देगा, वो डिवाइस ही काम के योग्य अब नहीं रहेगा। तो ये दो स्थितियां बनती है जो एग्जाम में पूछता है कि गैल्वेनोमीटर को उच्च धारा परिपथ में क्यों नहीं लगाया जाता। तो आप बस ये दोनों लिख देंगे तो आपको वहां 2 नंबर मिल जाएगी, पहली बात। उसकी बात, दूसरा बात क्या होता है, पूछता है एग्जाम में कि गैल्वेनोमीटर से बना हुआ एमीटर का प्रभावी प्रतिरोध क्या कीजिए, क्या कीजिए, प्रभावी प्रतिरोध। तो ये प्रभावी प्रतिरोध आपका प्राप्त होगा, इसका मान क्या होता है, एस। या फिर आता है कि शंट के लिए प्रतिरोध या व्यंजक प्राप्त करने दिए, शंट का व्यंजक प्राप्त हो गया। ठीक है, कभी कभी पूछता है कि शंट क्या है, एग्जाम में क्या पूछता है, तो शंट क्या है, तो शंट एक अल्प प्रतिरोध का तार होता है। क्या होता है, एक अल्प प्रतिरोध का तार होता है जो एमीटर में उपयोग किया जाता है। किसमें उपयोग, एमीटर में इसका उपयोग होता है। तो ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है ना बेटा। तो ये भी हमने आपको समझा दिया कि शंट क्या है। तो शंट क्या है, एक अल्प प्रतिरोध का तार होता है जिसे गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में जोड़कर एमीटर बनाया जाता है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, जिसकी चर्चा हमने यहां पर आपको की है। देखो ऊपर में किया होगा फिगर में, है ना। शंट क्या है, अल्प प्रतिरोध का एक तार होता है। तो हम इसके बारे में 2 लाइन लिखा दे, आपको भविष्य में काम देगा। ये कहीं पर नहीं है बेटा, बस यहीं पर शंट की सिर्फ चर्चा हुई है। पूरे 12th फिजिक्स में शंट यहीं सिर्फ यहीं पर है, और एग्जाम में पूछता है बिहार बोर्ड एग्जाम में कि शंट क्या है। ठीक है, तो हम यहां लिखा देते, इसकी परिभाषा फटाफट आप लिख लो। शंट लिख के डैश मार दिया, एक नया चीज आपको इसके साथ जोड़ दिया, लिखेंगे शंट एक अल्प प्रतिरोध का तार होता है जिसे एमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो शंट एक अल्प प्रतिरोध का तार होता है जिसे एमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये इसका उपयोग ही पूछता है, शंट का उपयोग होता है। तो शंट का उपयोग एमीटर बनाने में उपयोग होता है। किसमें होता है, एमीटर बनाने में उपयोग होता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, तो शंट का उपयोग और भी उपयोग होता है, जैसे कि कोई विद्युत परिपथ में धारा को अच्छा से गमन कराना है तो शंट का उपयोग वहां भी कर लेते हैं। जैसे आपका विद्युत फ्यूज एक प्रकार का शंट होता है। विद्युत फ्यूज क्या होता है, एक प्रकार का शंट होता है। तो फ्यूज बनाने में इसका उपयोग हम करते हैं। तो बेटा यहां तक आपका क्लास आज समाप्त हो जाता है। सारे वीवीआई चीज हमने इसमें आपको बता दिए हैं, सब कुछ एवरीथिंग हमने कंप्लीट कर दिया है। आपको फिर भी 5 मिनट का अवसर जरूर देंगे। आपको कुछ पूछना है तो आप फटाफट एक बार कॉपी को चेक कर लो और जो पूछना जल्दी से पूछ लो। चलिए फटाफट। और आप YouTube वाले बच्चे आप लोग आप कमेंट कर दे बेटा, है ना। हमारी फोन नंबर दिया रहता है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको लगता है कुछ आपको डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो नंबर निकाल के हमें फोन करके पूछ लें, तो भी हम आपको इसकी जानकारी दे दिया करेंगे। धन्यवाद। तो देख लो वो फटाफट। कोई डाउट बेटा? एवरीथिंग इज कंप्लीट।
तो आओ ठीक है, आज के इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।